नमस्कार, आपका स्वागत है क्विक टारगेट के इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ये बात करना ज़रूरी क्यों है? क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एसएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें प्रस्तावना से एक न एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर नहीं बनता तभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको बता देती कि आपकी अंडरस्टैंडिंग संविधान के बारे में क्या है। एज ए नागरिक आपको क्या जानने की ज़रूरत है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में एक ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ही चीज़ बता देती है, सारा चीज़ बता देती है कि ये क्या है, क्यों है, क्या होना चाहिए हमारे संविधान के अंदर। यदि आप पढ़ रहे होंगे कोई बुक, सपोज कीजिए आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है ना। इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में सारा चीज बताया गया होता है कि ये बुक क्या क्या कंटेन करती है, क्या क्या ये अपने पास रखती है, इन सब सारी चीजों के बारे में बताता है। सिमिलरली सेम वे भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी यही बात करती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि प्रस्तावना कहता क्या है। प्रेम्बल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रेम्बल क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। प्रेम्बल बोलता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न क्या बनाना चाहते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ध्यान दीजिए धर्मनिरपेक्ष लिखा है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, डिफरेंस होता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को देने की बात कर रहा है। क्या देने की बात कर रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देंगे प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में, येलो कलर में, ग्रीन कलर में, इनका कुछ न कुछ मतलब है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या मतलब, एक एक चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। यदि अगर आपको समझ में आ जाता है तो द वेस्ट, नहीं समझ में आता है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से एटलीस्ट 1 नंबर के। ठीक है, और यदि आपको 5 से 10 लाइन अगर आपको ये नंबर दिला देता है तो याद करने में क्या जाता है आपका। आई होप आप बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द जो मैंने आपको बताया। शुरुआत होता है हम भारत के लोग। ये क्या मतलब हुआ, क्यों लिखने की जरूरत थी हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लिखने की क्या जरूरत थी? चलिए इसको समझते हैं। हम भारत के लोग यानी हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सर्वोच्च सत्ता जिसके पास होनी चाहिए वो जनता के पास ही होगी। जनता जिनको चाहेगी अपना मुखिया, अपना प्रतिनिधित्व बना के, प्रतिनिधि बना के भेजेगी, वो शासन करेंगे। तो हम भारत के लोग क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी राजा महाराजा ने नहीं, जनता ने बनाया है। ठीक है, संविधान को सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? जनता के पास है। एक शब्द इसमें है संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक देश दूसरे देश पर, मान लीजिए ये यूएसए है, यूएसए इंडिया पर कोई भी इंपोजिशन नहीं करेगा। यानी भारत के आंतरिक और बाह्य रूप से किसी भी मैटर में कोई दूसरी देश इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हम पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसमें इफ, बेट, बट, एल्स कुछ नहीं है। वी आर सॉवरेन, whatsoever we want we can take the decision and implement it। समाजवादी एक शब्द है। समाजवादी यानी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलाने की हमारी एक कोशिश है, हम दिलवा के ही रहेंगे। इसकी स्थापना असमानता का उन्मूलन करना है।
क्या करना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है और असमानता क्या? उन्मूलन करना। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हमको उसको उठा के फेंक देना है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई ऊंचा बड़ा नीच ऊंच कुछ भी हो। किसी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक यानी किसी भी जात भेद लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक इंपॉर्टेंट है, आर्थिक यानी इकोनॉमिक बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि अमीर का बच्चा कुछ और करेगा और गरीब का बच्चा कुछ और करेगा। मान लीजिए एम्स में डॉक्टरी के लिए एडमिशन होता है, तो अमीर का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और गरीब का बच्चा भी अप्लाई करता है, शर्त ये होगा कि वो क्वालिफाई करे। तो हम सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तीसरा टर्म यहाँ पे ये है पंथ निरपेक्ष। मैंने आपको बताया धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कुछ और होता है। हम पंथ के अलग डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेशंस हैं, आप उसको जाके पढ़िएगा कि क्या पंथ में और धर्म में निरपेक्षता में चेंजमेंट है, क्या उसमें मूल रूप से भेद है। पंथ निरपेक्ष कहता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई अपना धर्म बिल्कुल नहीं होगा। सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा और समान रूप से उनको सम्मान देगा। ठीक है, ये किसके लिए कह रहा है? ये गवर्नमेंट को बोल रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये लोगों को नहीं बोल रहा, पीपल्स को बिल्कुल नहीं बोल रहा है। ये गवर्नमेंट को बोल रहा है कि गवर्नमेंट का कोई, राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। यदि यूपी चाहता है कि वो बन जाए हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य, तो ये हो ही नहीं सकता। यदि JNK अगर चाहता है कि हम मुस्लिम राज्य बन जाएं, तो हो ही नहीं सकता। पंजाब अगर चाह ले कि हम एक सिख राज्य बन जाएं, तो नहीं हो सकता। सिमिलरली ये इंडिया अगर चाहे कि हम खुद भी एक बन जाएं, एक राज्य अपना खुद का हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कामना है लोगों की, वो ध्वस्त हो जाएगी। नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट आके बोलेगा ये नहीं हो सकता, नल एंड वाइड, बात खत्म। तो हमारा एक प्रस्तावना क्या कर रहा है कि हम पंथ निरपेक्ष होंगे। चलिए, कुछ और टर्म है लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब ये हुआ जनता द्वारा निर्वाचित सरकार की व्यवस्था होगी, जो मैंने पहले ही बात की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो हम भारत के लोग हैं, यही भारत के लोग निर्वाचित करेंगे। किसको करेंगे? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट शासन करेगी, व्यवस्था को संभालेगी। ठीक है, लोकतंत्रात्मक इसका मतलब ये हुआ। गणराज का मतलब ये हुआ कि जो भी हायरार्की में हेड पे होगा, यानी हेड ऑफ द स्टेट, जो भारत का राष्ट्रपति होगा, वो निर्वाचित होगा। कोई भी मुंह उठा के वह नहीं बैठ सकता। कोई भी राजा महाराजा नहीं जा सकता उस हाईएस्ट पोजीशन पे। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। गरीब अमीर ऊंच नीच लिंग भेद किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करता है न्याय की। ध्यान देने वाली बात है, हम अपने देशवासियों को न्याय दिलाना चाहते हैं, समाज में निष्पक्षता स्थापित करना चाहते हैं। किस टाइप का निष्पक्षता? सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए, आर्थिक न्याय मिलनी चाहिए और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। इन दोनों के बारे में तो मैं बता ही दिया, सामाजिक क्या न्याय देना है, आर्थिक न्याय क्या देना है। राजनीतिक न्याय ये है कि कोई भी MP MLA या भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वो बैठ सकता है, एक आम आदमी भी। समान राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। आर्थिक मतलब शोषण के का अभाव होना चाहिए। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। यदि आप जानते होंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में, नहीं जानते तो जानिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये होता है कि जो ज़्यादा कमाएगा उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। यदि कोई 100 रुपया कमाता है, उसके ऊपर 5% होगा, मान लीजिए। कोई अगर 1000 कमाएगा तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। कोई 1 लाख का कमाएगा
तो उसके ऊपर 50% टैक्स होगा। इस टाइप के हम टैक्सेशन लगा के रखे हुए हैं ताकि जो कम कमाता है उससे कम पैसा लें और जो ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा पैसा लिया जाए। तो ये हो गया कि हम संसाधनों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो न्यायपूर्ण तरीके से होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट, स्वतंत्रता का हम देना चाहते हैं। क्या किस टाइप का स्वतंत्रता देना चाहिए, फ्रीडम हम देना चाहते हैं? विचार मतलब सोचना चाहें तो कुछ भी सोचें। अभिव्यक्ति मतलब कुछ विचार को प्रकट सोच तो लिए, उस विचार को अगर हम प्रकट करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। विश्वास, यदि किसी मान्यता, किसी धर्म को मानना चाहे तो हम मान सकते हैं। हमारा विश्वास है भाई, हमारी मान्यता ये है कि बिल्ली काट देने पे हमको नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाए, कोई रोक नहीं सकता, मत जाइए। बिल्ली रास्ता काट दी तो किसी और का कुछ मानना हो सकता है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। धर्म की स्वतंत्रता हम देना चाहते हैं कि आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता। केवल एक चीज मैटर करता है कि आप धार्मिक हो और अपने एक बाउंड्री के अंदर ही रहें, किसी धर्म को जाके बिगाड़े ना। उपासना, यदि पूजा पद्धति करना चाहते हैं, कोई चाहता है कि हम हवन करना चाहते हैं, करो। शर्त ये होना चाहिए, अगर दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो हवन पे रोक लगाई जा सकती है अदर कारणों से। समझ में आया? ठीक। लेकिन हवन को पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, घर के अंदर जो करना चाहें हम वहाँ करेंगे। समझ आ गया? जो मेजर पॉल्यूशन के कारण है, यदि कल को गवर्नमेंट पास कर देती है रूल कि हवन नहीं किया जा सकता है, मान लीजिए हवन हर घर में हर डेली होता हो, तो ये रूल लाया जा सकता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे भी जो सरकारें होती हैं वो किसी भी धार्मिक चीज़ों में उलझने से बचती हैं। समानता, किस टाइप का समानता का हम स्थापना करना चाहते हैं? कानून के समक्ष सभी लोगों का समान व्यवहार होगा। प्रतिष्ठा का समानता होना चाहिए। सामाजिक समानता का दर्जा मिलना चाहिए उनको। अवसर की समानता, यदि कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो कि पुअर हो कि रिच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग जा सकते हैं, सभी को अवसर समान होगा किसी भी पोस्ट के लिए। समझ आया? चलिए, बंधुता यानी भाईचारा की भावना, हम एकता की भावना रखना चाहते हैं। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। कोई भी अगर राष्ट्र को तोड़ने की बात करता है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं, यूएपीए लगा सकते हैं। एक कानून होता है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसके थ्रू हम उसको, अगर वो अखंडता को खत्म करना चाहता है तो उसके ऊपर हम लगा के उसको जेल में डाल सकते हैं। और इस संविधान को क्या करना चाहते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, यानी जनता द्वारा स्वेच्छा से संविधान को अपनाया गया है, इसमें कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया गया है, लोग स्वेच्छा से इसको अपनाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल ही गया, लुक एट हियर। 26 नवंबर, अगर पूछा क्या हमारे संविधान में एडॉप्शन यानी हम उसको अंगीकृत करें, आत्मसमर्पित करने का कोई डेट है क्या? हाँ, 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ और टर्म है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो ग्रीन में ये तीन शब्द लिखे हुए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसके थ्रू ये टर्म डाले गए, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये तीन टर्म डाले गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं अभी जस्ट बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जो आया, ये तीन टर्म इंट्रोड्यूस किया। इन ओरिजिनल प्रीएम्बल प्रस्तावना में ये नहीं था, लेटर ऑन इसको ऐड किया गया। इंपॉर्टेंट ये है, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है अभी तक, ठीक है, और कोई शब्द अभी तक हटाया नहीं गया है, केवल एडिशन हुआ है।
प्लस हुआ है, सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ है। इसमें नागरिकों को मूल अधिकारों की भावना निहित है। ठीक है, ये क्या है? अधिकारों की भावना निहित है। ये फोर्स नहीं करता, अधिकार नहीं दिए गए हैं कि भाई ये अधिकार आपके हैं। ठीक है, पीपल्स के पास ये अधिकार नहीं, जो जो लिखा गया है, बस बताया गया है कि ये मूल भावना है। इसको बोलते हैं प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बात करेंगे कौन क्या कह के गया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक लाया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसी पे आधारित है, जो अमेरिका से लिया गया, किसके पूछ देता है, यूएसए से लिया गया। इसी पे आधारित हमारी प्रस्तावना है। ठीक है, प्रियम्बल हमारा इसी पे आधारित है। आज आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ ताकि आपको मैं पूरा कवर कर सकूं और आपको याद रहे। अब चलते हैं प्रस्तावना के बारे में कौन क्या कहा है। तो किसी ने कहा है संविधान की आत्मा, ये पूछ देता है संविधान की आत्मा के बारे में थॉमस जेफरसन ने कहा है, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रियम्बल को कौन क्या कहा है? थॉमस जेफरसन ने कहा है कि संविधान की ये आत्मा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? ये बोला संविधान की अंतरात्मा है ये आत्मा बोले, ये अंतरात्मा बोल गए भाई साहब, कोई नहीं। एन ए पालखी वाला, ये एन ए पालखी वाला, पार्डन फॉर माय वर्ड्स, एन ए पालखी वाला जो है संविधान का पहचान पत्र बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यही आईडी कार्ड है, बता देगा। के एम मुंशी जी क्या बोलते हैं? के एम मुंशी जी बोलते हैं संविधान की कुंजी, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की बोलते हैं इसको। ये कुंजी बता रहे हैं, ये याद रखिएगा। के एम मुंशी यानी कुंजी की। एन ए पालखी वाला आइडेंटिटी कार्ड बताते हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये क्लियर हो गया, याद भी कर लीजिएगा आप इसको। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग, ये पूछ देता है कभी कभी, यदि आप अपर लेवल पे जाना चाहते हैं तो यस, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू मेमोराइज। तो एक केशवानंद भारती बनाम केरल का केस 1973 में आया, ये इंदिरा गांधी का समय है। तो उसमें बात गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है अब वो संविधान का पार्ट होगा। यस, दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, लेकिन न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। अब इसको कोई लेके जाके बोल इसको इन्फोर्स करो, नहीं हो सकता। लेकिन पहले वाले जजमेंट में क्या था, एक बैरूबाड़ी केस 1960 में आया, इसमें माना गया कि ये संविधान का भाग है ही नहीं। लीजिए, मतलब आज से 13 साल पहले ये संविधान का पार्ट था ही नहीं, 13 साल बाद संविधान का पार्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। इंपॉर्टेंट ये है कि 13 लोगों की, 13 जजेज का ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना। ये सबसे हाईएस्ट बेंच है अभी तक का, याद रखिएगा। और जजमेंट जानते हैं किसके बाद आया? 6-7, 7 लोग फेवर में हुए, 6 लोग फेवर में नहीं थे। इंपॉर्टेंट है ये, केवल एक लोगों की मेजॉरिटी की वजह से आज हमारा संविधान जिस रूप में है, केवल एक व्यक्ति के कारण से है। डिटेल में बात करेंगे आने वाले सेशन में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। लेकिन 1973 के फैसले ने विचार को बदल दिया। आप देख ही रहे होंगे किसान भारतीय वर्ष बनाना वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के बारे में बोल ही दिया कि ये संविधान प्रस्तावना का भाग, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है और सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। आई होप इतना आपके लिए बहुत सफिशियंट है। यदि आप इतने को पढ़ लिए हैं तो बहुत ही काबिल तारीफ है, एंजॉय कीजिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब लाइक ठोक के जाइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपके पास कोई भी क्वेरी है, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेरी। और मैं चाहूँगा आप इस चैनल से जुड़ें। ये चैनल जिसका नाम है क्विक टारगेट, जिसका मेन मोटिव है कि टारगेट करो गोल को, फोकस करो,
देन उसको अचीव कर लो। और ये टारगेट करवाने का, फोकस करवाने का, अचीव करवाने का जिम्मेदारी किसके पास है? मेरे पास है। ठीक है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, स्टेट पुलिस और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ जाइए चैनल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम ले आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।